गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजोन। तो आज का न्यूज़पेपर दैट इज़ फॉर द डे 21 जून हम आज शुरू करेंगे इस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। एंड ज़रूर से इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को फॉलो करिएगा। अगर आप देख रहे हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में एमसीक्यू का जवाब दोगे, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस होता रहे। एंड मैं जो पढ़ाती हूँ उसके बेस पे ही एमसीक्यू देती हूँ, ताकि साथ ही साथ आप पढ़ने के साथ साथ एप्लीकेशन भी सीख सको कि एग्जाम में नॉलेज कैसे अप्लाई किया जाता है बेस्ड ऑन व्हाट यू रीड। ठीक है, बिगिनर्स के लिए ये तो बहुत हेल्पफुल होगी। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स भी रिलेट करते हैं, ताकि आपका नोट्स अपग्रेड हो एंड सिंपल तरीके से आप मैक्सिमम रिवीजन करते हुए अपनी प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस के साथ कर पाए। ठीक है, तो आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस हम शुरू करते हैं। एंड हमारा पहला जो न्यूज़ है वो है अल्फा वन मेंटेनिंग 3 कैंप्स इनसाइड म्यांमार। तो न्यूज़ ये है कि हाल ही फिलहाल में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है हमारी, उन्होंने कहा है कि अल्फा जो ग्रुप है वो अपनी एक्टिव ऑपरेशंस कर रहे हैं। कहीं कहीं कैंप उन्होंने रखा हुआ है इनसाइड म्यांमार, क्योंकि म्यांमार को के बाद तो इंस्टेबिलिटी उस रीजन में काफ़ी हो चुकी है। तो ये सारा न्यूज़ में है। अब मुद्दे की बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना है कि व्हाट इज अल्फा का फुल फॉर्म, दैट इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ अखोम। ठीक है, एंड देन इंडिपेंडेंट है, ये कोई डिपेंडेंट नहीं है। इज अ बैंड इंसर्जेंट आउटफिट, ये बैंड है। ठीक है, एंड विच आउटफिट का इनका एम क्या है, टू सीक सॉवरियन असम थ्रू द आर्म स्ट्रगल। ठीक है, तो ये हमारे जीएस पेपर 2 का सीधा सीधी सिलेबस में है। तो आप उसमें एग्जाम्पल कोट कर सकते हो कि रिसेंट एक्टिविटीज क्या हो रखा है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी वगैरह। ठीक है, ये जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, इनका फॉर्मेशन फाउंडेड इन 1979। एंड इनका दो हिस्सा है। जो न्यूज़ में आपने देखा होगा कि अल्फा पीस टॉक्स में बिलीव करता है, जो किया गया था वो है अल्फा प्रोटॉक फैक्शन, दैट इज अल्फा पीटीएफ, जो पीस निगोसिएशन में फिलहाल तो एंगेज है। एंड और एक है अल्फा वन, दैट इज अल्फा आई, दैट इज इंडिपेंडेंट, लेड बाय परेश बरुआ, जो आर्म्ड इंसर्जेंसी को कंटिन्यू करता है एंड इट रिजेक्ट्स द पीस टॉक। ठीक है, जैसे देखो हर चीज का दो हिस्सा तो होता ही है। जैसे हमारे मॉडरेट्स थे, कंजर्वेशनिस्ट, तो ऐसे मतलब मैं यहाँ पे एग्जांपल जस्ट दे रही हूँ। ठीक है, कि एग्जाम में आपको ये याद रखना है कि पीस निगोसिएशंस का आता है तो आप सीधा मार्क कर दोगे, आपको लगेगा हाँ सही तो है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनके भी दो हिस्से हैं। ठीक है, तो अल्फा डिक्लेयर्ड अनलॉफुल, इनको जो बैन किया गया कौन से एक्ट के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। ठीक है, फिर भी अपना मेंटेन अलायंस मेंटेन करता है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट, बाकी जो ग्रुप है हमारा, दैट इज यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया, इन सब के साथ भी ये अपना ग्रुप तो मेंटेन किए जा रहा है, कैंप भी मेंटेन किए जा रहा है। क्योंकि क्यों म्यांमार ही क्यों, क्योंकि म्यांमार में नेचुरल जंगल कवर उनको मिल जाता है, छुपने के लिए उनको जगह मिल जाता है। एंड म्यांमार के 2021 में जो भी इंस्टेबिलिटी हुई थी मिलिट्री कूप के चलते, तो उनके कारण क्या होता है कि कुछ रीजन में ना, दैट इज सेगाइंग एंड चीन स्टेट, ये सब थोड़े लोग, इसमें लॉ कुछ है नहीं। ठीक है, इन सब एरिया में तो लॉलेस जोन में कहा, जहाँ पे कुछ है ही नहीं, स्ट्रिक्टनेस है ही नहीं, वहाँ तो हम खुल के बदमाशी कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, देयर नीड टू बी एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं भी आप रहो, कहीं भी आप कुछ भी करो। तो यहाँ पे वो लॉलेस जोन है, तो वहाँ पे इसलिए वो अपना इंसर्जन कैंप वो अपना वहाँ पे मेंटेन कर रख पा रहे हैं। इसलिए म्यांमार रीजन में ये सब हो रखा है। तो हम देखते हैं थोड़ा सा आइडिया कि इंडियन म्यांमार सिक्योरिटी कॉपरेशन में हमने कुछ किया है क्या। हाँ, है ना, बायोलेटरल एग्रीमेंट है, ताकि हम कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स कर सके, जिसे हम कहते हैं कॉर्पेट। ठीक है, हॉट परस्यूट डॉक्ट्रिन है, जहाँ पे हम अनऑफिशियल क्रॉस बॉर्डर रेट्स देखते हैं, ये सब भी हम एजेंसीज द्वारा ये सब कंडक्ट करवाते हैं। और एक है ऑपरेशन सनराइज 1 एंड 2, जॉइंट इंडो म्यांमार आर्मी ऑपरेशन टू डिसमेंटल इंसर्जन कैंप को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये ऑपरेशन सनराइज 1-2 किया गया था, दैट इज 2019 को। देन ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल तो है ही है, कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हमने पढ़ा भी था लास्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस में, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्टिविटी वाया म्यांमार हम करना चाहते हैं। ऑल्सो ये एक टर्म है, एज म्यांमार इज इन न्यूज़, तो मैंने आपको दे दिया प्रीलिम्स में कि एफएमआर क्या होता है, फ्री मूवमेंट रिजिम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार की। मान लो दिस साइड ये इंडिया है और दिस साइड ये म्यांमार है। ठीक है, तो ये जो बॉर्डर एरिया होता है ना, इसमें एटलीस्ट 16 किलोमीटर तक लोग आना जाना, यहाँ के जो लोकल ट्राइब्स होते हैं, कुछ रीजन में बॉर्डर एरिया में बहुत सारे ट्राइब रहते हैं, तो वो आपस में 16 किलोमीटर आना जाना कर सकते हैं विदाउट एनी वीजा।
ठीक है, तो इसी बेसिस पे एक एमसीक्यू दिया गया, काइंडली इसे अटेम्प्ट जरूर करिए क्योंकि इट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। द नेक्स्ट न्यूज जो हमारा है वो है ईरान लिफ्ट्स एयर स्पेस कर्व्स टू इवैक्यूएट 1000 इंडियंस। तो ये क्या है, देखो आपको पता है कि ईरान एंड इसराइल में टेंशन तो चल रही है कि नहीं। तो इसराइल ने क्या ईरान ने क्या किया, जो अपनी एयर स्पेस है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस दी है, ठीक है। लेकिन इंडिया ने जब उन्हें कहा कि हमारे भी 1000 नेशनल्स है, तो इंडिया के लिए ईरान ने अपनी टेम्पररी जो रिस्ट्रिक्शन है वो लिफ्ट मीन्स हटा दिया था ताकि हम इवैक्यूएट कर पाए। तो देखो ये चीज ना मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस लास्ट पॉइंट आप ध्यान रखना, ये आप मेंस में ईरान इंटरनेशनल जो रिलेशंस वाली जो जीएस 3 पेपर है वहाँ पे जो नाइबरिंग कंट्रीज या फिर दूसरे कंट्री के साथ हमारी क्या रिलेशंस है उसमें जो हम लिखते हैं ना GS2 सॉरी, वहाँ पे वो ये आप लिखो कि ईरान के साथ भी हमारा इतना अच्छा रिलेशन है कि मीन्स इस टेंशन के माहौल में भी उन्होंने एयर स्पेस रिस्ट्रिक्ट तो की है ना। तो ये क्या दर्शाता है, इंडिया सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेटिक एजिलिटी मीन्स जो भी एजिलिटी, ठीक है, कि हम अपने डायस्पोरा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे देश में जहाँ पे वॉर वाली सिचुएशन है वहाँ पे भी हम कोऑपरेशन कर सकते हैं थ्रू टॉक्स ओनली, है ना। तो दिस इम्प्लाइज क्या कि हमारा जो सॉफ्ट पावर है दूसरे देशों के साथ वो काफी हद तक बहुत अच्छा है इंडियन डिप्लोमेसी, है ना, एंड इट शोज देयर रीजनल गुडविल टुवर्ड्स इंडिया आल्सो। तो ये थोड़ा मेंस में आप एग्जांपल कोट कर सकते हो कि हमारा फॉरेन पॉलिसी सॉफ्ट पावर के थ्रू कितना हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जो उसमें बिजनेस प्रोफेशनल्स भी है स्टूडेंट्स भी है, तो वहाँ पे जो इवैक्यूएट किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन सिंधु। सिंधु क्यों, क्योंकि नेम्ड आफ्टर इंडस रिवर को सिंधु भी कहा जाता था, तो सिंबलाइजिंग एंशियंट लिंक बिटवीन इंडिया एंड ईरान। तो ऐसे बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ होते हैं, ये जो हम इवैक्यूएशन करते हैं, इंडिया जो इवैक्यूएट करता है, अब इवैक्यूएट करा ना उन्होंने 1000 नेशनल्स को, वो कौन से प्रोटोकॉल्स के अंडर किया जाता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ प्रोटोकॉल्स। ये तो आपको थोड़ा आपको आ जाएगा कि जिनेवा कन्वेंशन के द्वारा नहीं, वो तो वार रिलेटेड हॉस्पिटल आपने कल पढ़ा था ना हमने, कि वो तो हॉस्पिटल में वार जोन नहीं हो सकता, हॉस्पिटल लोगों के लिए सिविलियंस प्रोटेक्ट करे। कन्वेंशन 4 पढ़े थे, तो कन्वेंशन 4 इज रिलेटेड टू सिविलियंस, है ना। तो इसी तरह आपको याद रखना होगा कि इवैक्यूएशन कौन सा होता है, प्रोटोकॉल, HADR प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है। एंड इंडिया ने तो वैसे इवैक्यूएशन मिशन बहुत सारे किए, ये थोड़ा सा मोटा मोटी आपको याद रखना होगा नाम। ऑपरेशन गंगा कहाँ से इवैक्यूएशन, यूक्रेन। ऑपरेशन कावेरी कहाँ से, सूडान। ऑपरेशन देवी शक्ति दैट इज तालिबान रूल अफगानिस्तान। ऑपरेशन राहत यमन से। एंड एयर इंडिया 1920 कुवैत इवैक्यूएशन। तो ये अब तक की सबसे लार्जेस्ट सिविलियन एयरक्राफ्ट इन हिस्ट्री हो चुकी थी, ठीक है ना। तो ये जो मिशन से ये कोऑर्डिनेट कौन करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन आर्म फोर्सेस एंड इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड, ठीक है। तो ये भी थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। देखो ये तो न्यूज में है लेकिन ये फैक्ट्स भी तो आपको जानना होगा ना। मैं चाहती तो ये सारी इंडियन इसराइल के पूरे डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस कर रही होती इंटरनेट, वो तो आप खुद पढ़ोगे, स्टैटिक का पाथ है, लेकिन स्टैटिक में सीए का कौन सा रेलेवेंसी है उतना ही मैं दिखा रही हूँ जितना आपको जरूरी है। तो इसलिए लेस इज मोर, ठीक है। सिंपल प्रिपरेशन से ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा रिवाइज करो, ठीक है। और एक फैक्ट यहाँ पे है कि जो ये एयर स्पेस जो रिस्ट्रिक्ट करता है ना ताकि कॉमर्शियल मिलिट्री मूवमेंट ना कर सके, अभी जैसे ईरान ने भी, वो तो इंडिया के लिए उन्होंने रेस्ट्रिक्शन को थोड़ा सा मीन्स टेम्परली छोड़ा कि उन्होंने हाँ इंडिया तुम ले जाओ अपने लोगों को, लेकिन वो जो करते हैं ना कि नो फ्लाई जोन, यहाँ पे हम कोई भी सिविल एविएशन उड़ने नहीं देंगे वगैरह वगैरह, ये कौन सा जो एजेंसी है या ऑर्गेनाइजेशन है देखता है, वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ICAO गवर्न्स रूल्स रिलेटेड टू एयर स्पेस यूज, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है। तो यही कुछ न्यूज इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक सेकंड में यहाँ पे इरेज कर देती हूँ दिस वन। ये मैप जो है ईरान का मैप पहले भी PYQ में आ चुका है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये जानने की जरूरत है। ईरान के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है क्या क्या है, आप ना इसमें एक निमोनिक से याद रखना, ताप्ती, ताप्ती, ताप्ती रिवर याद रखना, ताप्ती। T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान, A फॉर अर्मेनिया, ठीक है। P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, T फॉर तुर्की एंड I फॉर इराक। तो ये इंडिया की नाइबरिंग कंट्रीज है,
ठीक है ना, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज। तो आई होप ऐसे आप याद करोगे। ठीक है, तो देखो ये न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको कितना कुछ मिल रहा है यार, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि ये फॉलो करो, सिंपल बनाओ प्रिपरेशन को। जो गलती बहुत एस्पिरेंट्स करते हैं वो मत करो, ठीक है, ताकि एटलीस्ट एंड ऑफ द डे आपकी अगर सिलेक्शन नहीं भी होती है तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे से, स्ट्रक्चर वे से आपके माइंड में नॉलेज तो रहे जिससे आप यूज कर सकते हो फिर। तो यहाँ पे देखो मेंस वाइज जो फैक्ट एग्जाम्पल वो भी आपको पता चल गया, एग्जाम्पल प्रीलिम्स बेस तो पता चल ही गया, एंड थोड़े से निमोनिक्स वगैरह भी पता चल जाते हैं, है ना। तो एक ही पेज में सारा कुछ तो दे देती हूँ ताकि स्क्रीनशॉट ले लो एंड रिवाइज करो। चलो नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो क्या कहता है, रूफटॉप सोलर पोटेंशियल इन असम 10 टाइम हायर देन करंट स्टडी। तो देखो एक स्टडी की गई है किनके द्वारा, दैट इज काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर और ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट। इन्होंने कहा है कि हमारी असम की जो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट है ना वो 10 टाइम्स हायर है, जो अभी इनका अभी जो हाल ही फिलहाल में जो टारगेट है, हमारा जो करंट टारगेट है उससे एक्चुअल में 10 टाइम्स हायर है। लेकिन वो कर क्यों नहीं रहा असम, क्योंकि देखो बहुत चीजें हैं, कॉस्ट बहुत जाती है, ट्रेंड वर्कफोर्स हमारे पास लिमिटेड है ना, ग्रिड इंस्टॉलेशन वो सब भी हमारे पास कमी है। तो वो सब चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल में डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम वो 10x जो हमारा 10 टाइम्स हायर है वो हम यूटिलाइज कर सकेंगे। तो असम ने फिलहाल टारगेट क्या रखा है, 250 मेगावाट, बट हमारा असम के पोटेंशियल कितना है, 2500 मेगावाट, देख रहे हो। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होती तो पोटेंशियल हम यूज कैसे करें, तो वो सब करना है, इसलिए ये स्टडी वही कहता है। ठीक है, अब फायदा क्या होगा ये सब सोलर रूफटॉप, ऑब्वियसली कॉमन सेंस यूज करो, ग्रिड प्रेशर को रिड्यूस करेगा, है ना, फिर एमिशंस घटाएगा, ठीक है, फिर एनर्जी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो कमाएगी ना आपकी, सोलर से जितना यूज करोगे। तो 20%, अगर ये रिपोर्ट ये भी कहता है अगर 20% असम स्टेट के बिल्डिंग्स में ना रूफटॉप सोलर एनर्जी इंस्टॉल कर दिया जाए ना, तो एनर्जी डिफिशिएट जो हमारी स्टेट में हो जाती है ना वो उल्टा ही हो जाएगा, मीन सब कुछ अच्छा भी हो जाएगा पॉजिटिव वे में। तो ये सारा ये न्यूज़पेपर आर्टिकल में डिस्कस किया गया। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा बहुत जानना होता है कि अब रूफ टॉप सोलर पावर तो ठीक है, रूफ टॉप सोलर पावर होता क्या है, हम पीवी पैनल्स, सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स हम छत पे अपने इंस्टॉल करते हैं। चाहे वो रेसिडेंशियल, एग्जाम में ध्यान देना सिर्फ रेसिडेंशियल आएगा तो नहीं होगा, कॉमर्शियल में भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन मीन्स कॉलेज वगैरह में भी कर ही सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन प्रायर विथ प्रायर यू नो दैट कंफर्मेशन या जो भी परमिशन लेना पड़े। तो ये क्या करता है, ये पीवी पैनल्स किस चीज के बने होते हैं यूजुअली, दैट इज द सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। इसके वजह से ही हम कन्वर्ट कर पाते हैं सन के लाइट को इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यही इनका काम है, ये बस तुम आपको बेसिक वाली चीजें जाननी होती है। तो चलो इंडिया, असम की तो ये देख लिया हमने, लेकिन इंडिया की रूफटॉप टारगेट अंडर सोलर नेशनल सोलर मिशन कितनी है, 40 गीगावाट बाई 2026। असम की कितनी है, 250 मेगावाट। ठीक है, और इसमें 40 गीगावाट ऑल ओवर इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये जो सारा है ना, ये जो क्लीन डिसेंट्रलाइज एनर्जी रिसोर्स, ये सब अलाइन करते हैं किस चीज से, आईएनडीसी अंडर पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में जो हम बोलते हैं ना टेम्परेचर घटाना है, ये घटाना है, वो घटाना है, इससे तो वो देखो जो भी क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी हम स्टेप लेते हैं उसमें हेल्प ही करेगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स घट रहे हैं ये वगैरह वगैरह। तो आप मेंस में ये भी, प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं, मेंस में भी आप ये लिख सकते हो एग्जाम्पल कि अब तक हमारे गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम क्या क्या है। पीएम सूर्य घर, दैट इज मुफ्त बिजली योजना, इसमें क्या होता है कि सब्सिडी देते हैं 78,000 की रेसिडेंशियल कंज्यूमर को। अगर आप अपने घर पे छत पे रूफटॉप सोलर लगाना चाहते हो तो आपको इतने पैसे दिए जाएंगे ताकि आप वो लगाओ, एंड ऑल्सो आपको 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें बिल आपको देना नहीं पड़ेगा फॉर द 300 यूनिट्स। ठीक है, देन ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है, ताकि जो हमारा इंडिया का टारगेट है 40 गीगावाट वो हम जल्दी एग्जीक्यूट कर सके। देन असम की सोलर एनर्जी पॉलिसी, टारगेट इनकी है 590 मेगावाट। ठीक है, बट एक्चुअल रूफटॉप यूज इज फार बिलो द पोटेंशियल, क्योंकि हमारे पास वही कहा ना इंफ्रास्ट्रक्चर की अब तक भी बहुत सारी कुछ कमी है। तो धीरे धीरे हो जाएगा, बस ये एग्जाम्पल आपको मेंस में कोट करना है। ठीक है, जब भी क्लाइमेट चेंज का आता है क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है ये आप लिख सकते हो, है ना। और प्रीलिम्स के लिए तो फैक्ट्स याद रखने ही है। तो इस न्यूज में था देखो आईएनडीसी, मैंने कहा था ना आईएनडीसी का पार्ट है। तो अब आईएनडीसी है तो होता क्या है, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये कब हमने लिया था, ये होता है क्या, वही क्लाइमेट चेंज के लिए हम ये एक्शन टारगेट्स लेते हैं वॉलेंटरी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है हमें किसी ने दे दिया, हम वॉलेंटरीली प्लेस लेते हैं टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड टैकल क्लाइमेट चेंज। तो ये कब लिया गया था, पेरिस एग्रीमेंट
के दौरान जो अडॉप्ट हुआ था दिसंबर 2015 एट COP 21 पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब जब पेरिस एग्रीमेंट फोर्स में कब आया था, नवंबर 2016, तब INDC का नाम क्या हो गया था, इट बिकेम नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। की कौन कौन सा नेशन मीन्स कौन कौन सी कंट्री अपनी डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, वो अपना सेल्फ डिटरमाइन करेंगे, कोई हम फोर्स या एनफोर्स नहीं करेंगे, UNFCCC का द्वारा एनफोर्स नहीं किया जाएगा, आप खुद से अपना डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, क्यों, ये क्यों जरूरी है, ताकि जो ग्लोबल लेवल की जो टेम्परेचर है हम 2 डिग्री से, सो दैट ग्लोबल 12 बिलो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रख सके। ठीक है, दैट इज टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, आइडियली 1.5 डिग्री इतना रख सके कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। और ये किस प्रिंसिपल पे चलता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो एग्जाम्पल में ना, प्रीलिम्स में ऐसा आ जाता है एग्जाम में कि CBDR प्रिंसिपल किस चीज से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्लाइमेट चेंज, INDC वगैरह ये सबसे। ये क्या कहता है कि डेवलप कंट्री मस्ट लीड बट ऑल कंट्रीब्यूट। ठीक है, क्योंकि डेवलप कंट्री तो ऑब्वियसली वो तो ज्यादा, अभी इसलिए तो डेवलप हो गए ना, उन्होंने ज्यादा एमिशन किया है, तो वो तो लीड करेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूट भी करना है उनको, है ना, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री तो, अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो उसको तो ज्यादा एमिशन करना ही पड़ेगा, डेवलप हो रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी हमें जरूरत है और ज्यादा। तो वैसे देखा जाए तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एमिटर। ठीक है, बट लो पर कैपिटा एमिशन, कैपिटा एमिशंस कम है, बट थर्ड लार्जेस्ट एमिटर तो है। तो ये कुछ इंडिया की जो हमारी ग्लासगो हाल ही फिलहाल में जो हुआ COP 26-21 में, ये इंडिया की NDC है, जो इंडिया ने स्टेप लेना है। इंडिया ने ये कहा है कि हम एमिशन की इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे 30 to 35% GDP फ्रॉम 2005 लेवल बाय 2030। ये डेट्स याद रखना, कभी एग्जाम में 2040 दे देंगे। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम 40% इंस्टॉल पावर कैपेसिटी ये करेंगे कि नॉन फॉसिल फ्यूल से हम कर सके बाय 2030। फॉरेस्ट कवर, हम फॉरेस्ट की मात्रा बढ़ाएंगे, एफोरेस्टेशन करेंगे ताकि एडिशनल कार्बन सिंक हम बढ़ा सके, क्योंकि फॉरेस्ट ही, ट्रीज हमें पोल्यूशन से बचाता है ना, तो इट एक्ट एज कार्बन सिंक, इतनी सिंपल सी याद रखो। ठीक है, देन लाइफस्टाइल एंड अडेप्टेशन, ताकि हमारी एनर्जी एफिशिएंसी में और ज़्यादा इंक्रीज कर सके, LED यूज़ करेंगे ताकि पावर कंजम्पशन एनर्जी हम सेव करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंडिया ने एज NDC, जो भी हमने कहा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो क्या क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हैं इंडिया ने, ये सब अपना अपडेट किया। तो इसी बेस पे एक MCQ है, ज़रूर से आप इसे सॉल्व करना। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, आज है 21 जून, क्या है, इंटरनेशनल योगा डे। तो यहाँ पे ये कहा है कि अक्रॉस 191 कंट्रीज इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है अपना इंटरनेशनल योगा डे। तो इससे क्या होता है, हर जगह हम कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। जहाँ पे वो लिखोगे ना लास्ट न्यूज से, वहाँ पे ये भी ऐड कर देना कि हम वेलनेस एंड हेल्थ प्रैक्टिस से भी हम कल्चरल ब्रिज बनाते हैं। तो ये इट्स पार्ट ऑफ एक्टिस्ट पॉलिसी, नाइबरहुड पॉलिसी, डायस्पोरा डिप्लोमेसी ऑब्वियसली प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो अब 21 जून को ही योगा डे क्यों लिया गया, बिकॉज इट्स द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, क्योंकि आज क्या है, समर सोल्स्टिस। जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना। ठीक है, वहाँ पे साइड में लिख देना समर सोल्स्टिस की योगा डे, न्यूज का भी लिख लेना, और एग्जाम में कुछ ऐसा आता है तो ये सब प्रेजेंट, ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी फिनोमिना है तो यूज नहीं होता, गवर्नमेंट भी ये सब फिनोमिना के दिन ही यूज करते हैं अपने सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को एंगेज करने के लिए। तो ऐसा कुछ कनेक्ट करके लिखोगे ना, एग्जामिनर भी बोलेगा वाह क्या सोच है, थोड़ी तो अलग सोच है ना। तो इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कब हुआ था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ऑन 11 दिसंबर 2014। ठीक है, ये याद रखना 11 दिसंबर। फिर सोचोगे डिक्लेयर्ड, हाँ 21 जून दे देगा एग्जाम में, हाँ यही होगा डिक्लेयर, नहीं, डिक्लेरेशन डेट अलग है। ठीक है, लेकिन हम मनाते हैं 21 जून को, फॉलोइंग PM मोदीज प्रपोजल इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये जान लिया। अब थोड़ा सा हम बेसिक इंडियन कल्चर के जो एंशियंट इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट बोल लो या इंडियन कल्चर, थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर न्यूज में सॉरी क्वेश्चन में आता है कि वेदास एंड उपनिषद में ये मेंशन है, हाँ है, ये ओरिजिनेटिव वहां से हुआ। सिस्टमेटाइज किसके द्वारा किया गया, पतंजलि योगा सूत्रस। और इसमें 8 लिम्स होते हैं, दैट इज अष्टांग योगा, यमा नियमा आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ध्यान समाधि। ठीक है, 8 होते हैं, ये याद रखना, एंड मोटा मोटी ये सब आया तो मार्क कर लेना। और नोडल एजेंसी योगा डे के कौन होते हैं, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हेल्थ के हैं तो आयुष ही होंगे, ऐसे याद रखना। और फादर ऑफ योगा किन्हें कहा जाता है, पतंजलि। ठीक है, एंड ऑल्सो योगा इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इंटेंजिबल, ठीक है। तो इसी बेस पे क्वेश्चन है, आप इसे अटेम्प्ट जरूर करना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है डिजिटल पेमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड फॉर आईपीपी। आईपीपी मतलब क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, है ना। इनको अवार्ड दिया गया डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या है, ग्रास रूट लेवल में कुछ भी डेवलपमेंट। तो क्या ये घर तक बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है, डोर स्टॉप बैंकिंग, आधार एनेबल्ड बैंकिंग हो गई है, पेमेंट हो गई है, तो आपको अभी डॉक्यूमेंटेशन की कम लगती है, आधार दे दो बस हो गया, ठीक है ना। फिर रूरल में फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन करवाते हैं, रूरल जो अंडर प्रिविलेज्ड या फिर आप बोल सकते हो अंडर बैंक्ड, जो बैंक बहुत कम है जहाँ पे, वहाँ पे भी ये फैसिलिटी अपनी पहुंचाती है। तो इट हेल्प्ड इन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड देयरफॉर इनको अवार्ड दिया गया। अवार्ड किनके द्वारा दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अंडर डिजिटल इंडिया अवार्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि आईपीपीबी है क्या। बेसिक आपको जानना है, इट्स अ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक, प्राइवेट नहीं है, क्योंकि ये होल्ली गवर्नमेंट ओन बाय गवर्नमेंट है, ठीक है। इट्स ए पब्लिक सेक्टर पेमेंट बैंक, लॉन्च कब हुआ था? सितंबर 28, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये याद रखना। ये ऑपरेट पोस्टल नेटवर्क ओवर 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस, ये इतनी जरूरत नहीं है, वही मैंने जो कहा रूरल पॉपुलेशन, अनबैंक्ड, अंडर बैंक रूरल पॉपुलेशन तक ये पहुंचाता है, ठीक है। ये सर्विस क्या क्या देता है? जैसे सेविंग अकाउंट, रेमिटेंस, बिल पेमेंट, जो भी रहता है, बेसिक इंश्योरेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स थ्रू मोबाइल एंड बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ये करता है, ठीक है। ये पेमेंट बैंक जो है दैट इज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था? बाय आरबीआई। कब आया था? 2014, बेस्ड ऑन कौन सी कमिटी? नचिकेत मोर कमिटी। क्यों? ताकि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को ज्यादा वाइड कर सके, ऑब्वियसली, ताकि लिमिटेड बैंकिंग सर्विस जहाँ पे है, सॉरी, जहाँ पे लिमिटेड बैंकिंग सर्विस है ही नहीं या फिर बहुत रेयर है, वहाँ पे हम लिमिटेड बैंकिंग सर्विस तो एटलीस्ट पहुंचा सके। तो देखो इसकी कुछ फीचर है जो ये आईपीपी भी होता है, दैट इज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। यहाँ पे ना आप डिपॉजिट कर सकते हो अप टू 2 लाख पर कस्टमर, ठीक है। यहाँ से एटीएम और डेबिट कार्ड भी आपको दिया जा सकता है, मोबाइल बैंकिंग कर सकते हो, थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सर्विस भी कर सकते हो, बट ये कैन नॉट इशू लोन्स और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एंड लोन्स बैंक में, दूसरे बैंक में देते हैं ना, एसबीआई भी देता है, बट यहाँ पे ये नहीं होगा, ये याद रखना। तो पेमेंट बैंक सिर्फ यही है क्या? नहीं, बहुत सारे है, पेटीएम यूज करते हो, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, तो बहुत सारे ऐसे कुछ है, ठीक है ना। तो आप ये याद रखना, एग्जाम कैन नॉट कौन सा नहीं कर सकता, और बाकी ये मोटा मोटी थोड़े से फैक्ट्स तो याद रखनी है, ठीक है। तो ये डिजिटल ई गवर्नेंस के पार्ट में भी नोट्स में आप ये कर सकते हो, इसे एग्जाम्पल दे सकते हो। देखो सब एग्जाम्पल मैं तो अभी हर रोज बोलूंगी दे सकते हो, तो कोई भी 10 एग्जाम्पल लिख लो एंड जो याद रहने लायक हो दिमाग को, एंड वही लिखना। करंट अफेयर्स है तो आपको एग्जाम्पल भी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट न्यूज जो है वो हमारा आज बहुत सुंदर न्यूज है, एंड यही सब न्यूज आपको ऐसा देखो, इसे भी इग्नोर नहीं करना, इट कम्स अंदर एथिक्स, एम्पैथी, कंपेशन, ऑनेस्टी, है ना। देखो हुआ क्या कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ठीक है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर के यहाँ एक म्यांमार की टूरिस्ट एक बैठे थे, तो उन्होंने अपना बैग छोड़ दिया जहाँ पे बहुत सारे उनके डॉक्यूमेंट्स थे, पैसे थे, ठीक है, फिर उनके कुछ अपनी वैल्यूएबल्स थी, तो ड्राइवर ने क्या किया, सॉरी, लोकल अथॉरिटीज को सबमिट कर दिया, एंड लोकल अथॉरिटीज ने इंश्योर किया कि हम उन्हें रिटर्न कर देंगे जो ऑनर के पास। तो इससे क्या होता है? देखो, पहला तो इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स आप ऑनेस्ट हो, आपकी मॉरल प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी है, ठीक है। आप सही काम तब भी करते हो जब कोई नहीं देख रहा, कोई देखता है, आजकल डिजिटल मीडिया वीडियो बना रहा है तब आप अच्छे कर रहे हो, वो अलग चीज है, बट इंटीग्रिटी क्या है कि किसी के, सबके एब्सेंस में भी आप अगर सही चीज कर रहे हो, आपने जहाँ पे लोभ, जो टेम्पटेशन कहते हैं, उसके जगह पे आपने सच्चाई को चुना, वो इंटीग्रिटी, तो ये इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल है ना। देन इम्पैथी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस ड्राइवर को, ऑटो रिक्शा ड्राइवर को, इनको पता चला कि हाँ, खोने पे लोग कितना डर सकते हैं, वो टूरिस्ट कितना डर रहा होगा, उसकी डॉक्यूमेंट्स गुम हो गई, उसकी पैसे खो गए, तो उसने उसने उस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। उसने ऐसा नहीं कि हाँ चलो कल परसों दे दूंगा, उसने साथ ही साथ अपना, हमारे क्या, रिपोर्ट किया लोकल अथॉरिटीज को, राइट। देन सिविक वर्च्यू, दैट इज हमारी जो बिहेवियर होती है ना, वही हमारी इंडिया की एथिकल फैब्रिक फॉर्म करती है फॉरेनर्स के सामने या जो भी मीडिया पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रस्ट जो इसने किया, इससे टूरिज्म भी तो इफेक्ट होगा ना। असम जो गवर्नमेंट की टूरिज्म अभी ग्रो कर रही है, तो स्टेट की रेपुटेशन कितनी बढ़ेगी। अभी हाल ही फिलहाल में मेघालय में जो हुआ था, लोग मेघालय को ही
दोषने लगे। क्यों? ताकि लोग गलत थे, एक इंसान गलत था, बाहर से कोई भी आया तो लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ही बदनाम करने लगे थे। तो इसी तरह इनके वजह से हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का नाम ही अच्छा हो गया, है ना? तो ये सारी चीजें अगेन कम्स अंडर सॉफ्ट पावर एंड एथिक्स के लिए एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल यू कैन कोट इन योर एथिक्स पेपर। ठीक है, तो इसी के बेस में एक क्वेश्चन ये मैंने दिया, एथिक्स का तो प्रीलिम्स में आता नहीं है, बट कभी कभी एपीएससी के सीसेट में ऐसा सवाल आ जाता है, डिसीजन मेकिंग, तो इट विल हेल्प इन योर डिसीजन मेकिंग वाला सेक्शन इन सीसेट इन एपीएससी एग्जाम। तो इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी दिए एंड ऐसे आने वाले दिनों में भी दूंगी अगर न्यूज में आता है तो। ठीक है, अब हमारा आज का लास्ट एडिटोरियल क्या था, देखो यहाँ पे ना ऑथर ने ये कहा है कि जो 1962 वॉर हुआ था, क्योंकि अक्साई चीन के साथ जो भी हमारी इश्यूज हो गई थी बॉर्डर एरिया में, प्लस हीज होलीनेस दलाई लामा को जो हमने यहाँ पे शरण दी थी, तो उसके बाद जो 1962 जो वॉर हुआ था उससे क्या क्या हमें देखने को मिला, कुछ वनरेबिलिटीज एक्सपोज हुई थी, तो वो क्या क्या हुई थी वहाँ पे ये ऑथर ने डिस्कस किया, जो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप जो इंडिया चाइना के जो आपके नोट्स है ना ईयर में इंडियन नाइबरिंग कंट्रीज के, वहाँ पे आप अपग्रेड कर लेना। ठीक है, कल भी मैंने बताया था, आज भी एक बता रहे हैं, चाइना के टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो क्या चला था कि देखो, जब चाइना नेफा, दैट इज अभी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वहां पे जब उन्होंने, सॉरी नॉर्थ ईस्ट नहीं, अरुणाचल प्रदेश, वहां पे जब तवांग तक बमडिला तक उन्होंने एंट्री किया था, तो वो कितना ट्रिगर कर गया था ना पूरे लोगों को, इतना ट्रिगर कर गया था कि तेजपुर के तो बैंक के मैनेजर ने अपनी करेंसी सारी जला दी थी, क्योंकि उन्हें लगा था ये सारे तो लूट ही जाएंगे, चाइना आके अटैक कर लेगा एंड वगैरह वगैरह। तो कितनी पैनिक हो गई थी। फिर हमें ये भी पता चला कि हम कितने क्रिटिकली डिपेंडेंट जस्ट ऑन ए चिकन नेक, जो नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वही बस कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पूरे इंडिया से, तो वो भी कितनी क्रिटिकल, उससे अलावा हमारी कनेक्टिविटी है ही नहीं, और हमारे पास वीक इंफ्रास्ट्रक्चर भी थी, मिलिट्री एंड पुअर कम्युनिकेशन, वो सब हमें पता चला कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो ये तो ठीक है, लेकिन हमारी वनरेबिलिटीज भी एक्सपोज हुई उस वॉर में, यही कहता है। ठीक है, और ऑथर क्या कहता है यहाँ पे कि साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फॉल आउट इन द नॉर्थ ईस्ट भी यहाँ पे देखा गया था, क्योंकि ये जो इतनी सेंस ऑफ फियर, एलियनेशन, बिट्रेल जो इंडिजिनियस पीपल में ये देखा गया था, इससे बहुत सारे माइग्रेंट्स ये छोड़ के चले गए थे, बहुत दूर, अरुणाचल से भी बाहर गए, असम से भी बाहर गए। ठीक है, तो ये सबसे सब नेशनलिज्म का राइज हुआ कि हाँ, अपनी कल्चर, अपनी कम्युनिटी, अपनी स्टेट को बचाने का जो इम्पोर्टेंस होता है वो पता चलता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स कितना कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए असम एगिटेशन भी हमें देखने को मिला था, रीजनल मूवमेंट्स भी देखने को मिले थे उस वक्त, मीन्स आफ्टर दैट इज 1962 के बाद, जो हमने कल ही पढ़ा था क्लॉज 6 7 वो सब तो आया ना। तो हर चीज क्रोनोलॉजी होती है, किसी भी एक चीज का होना वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, राइट। ऑल्सो ये हुआ कि ये वॉर के बाद ये एक चीज अच्छी हुई कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो बूस्ट हुई, नॉर्थ ईस्ट के रास्ते, मिलिट्री लॉजिस्टिक कितनी हेल्प हुई, ये सिर्फ मिलिट्री को ही नहीं, सिविलियंस को भी बेनिफिट हुआ, राइट। एंड इंडिया को, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी एक नेशनल स्ट्रेटेजिक फोकस दिया गया, अभी तो और भी दिया गया, एक्टिस्ट पॉलिसी वगैरह बहुत सारे पॉलिसीज है, राइट। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ 1962 में हो गया तो बस खत्म। देखो अभी भी हाल ही फिलहाल में जो बांग्लादेश के फॉरेन लीडर्स ने जो रिमार्क्स दिए कि हाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया लैंडलॉक कंट्री है एंड उनका गेटवे टू ओशन बांग्लादेश है, तो वो सब भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना हमेशा बॉर्डर प्रोवोकेशन तो अब तक करते आया है वीजास के चलते। अरुणाचल में वो क्लेम करते रहते हैं कि इतने विलेज हमने बना लिए, इतने नाम चेंज कर लेता है उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, गलवान क्लैश हुआ था। तो ये सबसे ऐसा है कि चाइना को फुल्ली ट्रस्ट हम नहीं कर सकते, वी शुड बी प्रिपेयर्ड। ये सब वनरेबिलिटीज हुई थी, अब वो ना हो, बहुत कुछ डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन हम और रेडी रहे, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये आर्टिकल में डिस्कस करते हैं कि कुछ चीज खत्म हो जाना मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, हमें और भी ज्यादा रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें डाइवर्सिटी को साथ लेते हुए, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स को साथ लेते हुए भी चलना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे डिस्कस करा गया है, जो मैंने आपको बता दिया कि हाँ द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल इन असम ट्रिब्यून। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा आज, स्टैटिक पढ़ लिया, प्रीलिम्स के करंट फैक्ट पढ़ लिए, देन एडिटोरियल मींस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की आपको मैंने ग्लिम्स दे दी है, आप आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखो, आप इस इंफॉर्मेशन और बाकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन से नोट्स अपग्रेड करो अपने। ठीक है, एथिक्स का भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो कितना कुछ है और कितना पढ़ना है, ये सब करके स्टैटिक सुधारो। ठीक है, तो आई होप आपने ये एंजॉय किया ये सेशन, आपने कुछ तो नया सीखा। ठीक है, फिर हम मिलेंगे मंडे को
तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए एंड वीकेंड में थोड़ा सा रेस्ट भी लीजिए, क्योंकि पढ़ने के लिए दिमाग का फ्रेश होना भी ज़रूरी है। एग्जॉस्ट मत होइएगा, ठीक है? तो हैव अ गुड डे एंड अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रहो। थैंक यू।